डिफरेंट शोबों में आपने स्पेशलाइजेशन भी किया। जी जी। एक डॉक्टर की लाइफ तो इतनी ज़्यादा बिजी होती है, उसके पास तो कहते हैं सर खुजाने का टाइम भी नहीं होता है। वो एक अंग्रेजी का है मुहावरा, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप टाइम निकालना चाहो तो आपका निकल आता है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जी, हीरा मंडी का प्रोजेक्ट, जी जी। इसकी तरफ आप किस तरह से आपका दिल हुआ कि मुझे ये करना चाहिए? वो हरम के रास्ते से पहुंच तो गए खुदा तक, तेरी राह गुजर से जाते तो और बात होती। ज़्यादा फोकस फिर डांस की तरफ हुआ, फिर उसके बाद ज़्यादा फोकस ज़ाहिर है वो जो आपका होता है बॉडी सेलिंग या जो फिजिकल एस्पेक्ट आ गया ज़्यादा। हीरा मंडी में काम करने वाली लड़की को बुरा कहेंगे या जो तमाशबीन बन के जाता है उसको बुरा कहेंगे? ज़्यादा गलती किसकी है? मैं ज़्यादा तमाशबीन को कहूँ नहीं, सबसे बड़ा जो इसका कह लो इसका साइड इफ़ेक्ट है इस प्रोफेशन का, वो ये है कि इसमें सबसे सर्वाइकल कैंसर जो है ना, उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की हम शम्मा जलाए जाते। शायराना और अदाब और उनसे हट के वो एक टोटली यू टर्न हो के तो इट बिकेम्स प्रॉपर हीरा मंडी रेड लाइट एरिया होता है जहाँ मेन प्रोफेशन इज़ प्रोस्टिट्यूशन। क्योंकि एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो जब आपके पार्टनर एक से ज़्यादा हों, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, और ज़ाहिर है उनमें से ऐसे होंगे जो कैरी करते हैं वायरसेस या और बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा जर्म, तो वो आप में ट्रांसमिट होता है। ये जैसे आपने कहा कि उनकी 30 साल तक की उम्र होती है, उसके बाद उनको लगता है कि बट दे आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट। उसके बाद ये क्या करती हैं? उसके बाद ये ज़्यादातर तो नायका टाइप इनका रोल हो जाता है, सीनियर। अच्छा, फिर सीनियर पोस्ट चेंज हो जाती है। हाँ, फिर वो उसको मैनेज करती है अपने पूरे ब्रॉथल हाउस को। हीरा मंडी के आशिक कभी ब्याह के लेके जाते हैं? ये तो फिल्मों में ही देखे हैं मैंने ऐसे फ्रैंकली। अच्छा, ख़वातीन को 4 कैटेगरीज रखता हूँ। एक आपकी ज़ाहिर है फैमिली वाइफ है, एक आपकी फ्रेंड है, एक आपकी गर्लफ्रेंड है, एक आपकी मिस्ट्रेस है। इन चारों में फ़र्क है स्टेटस वाइज एंड द वे यू मेंटेन देम। आपने बुक्स भी लिखी हैं माशाल्लाह। जी जी। और 3 बुक्स आपकी अभी पाइपलाइन में हैं और जी, कुछ बुक्स आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बस मुझे लिखने का पैशन था शुरू से ही। बलूचिस्तान तो बलूचिस्तान पूरा अभी भी वही वडेरा सिस्टम, हर चीज़ वही है, एजुकेशन। आप फ्रंटियर वाली साइड पे चले जाएं, भी बिल्कुल। आप देखें सिर्फ पंजाब के भी कुछ एरियाज छोड़ के और सिंध में भी सिर्फ कराची छोड़ के सारा अभी ऐसे ही आप उन बच्चों को एक अच्छी सिमत दे रहे हैं, उनकी चेंज कर रहे हैं थिंकिंग कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू बोर्न हियर इन दिस कम्युनिटी यू कैन कम आउट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि मैं अभी इंट्रो में बात कही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह यू हैव डन सो मच वर्क। लाइक मैं जो सब्जेक्ट उठा लूँ उसमें माशाल्लाह आपकी इतनी कमांड है और आपने इतना काम किया है। MBBS आपने किया, आप अपनी मेडिसिन में माशाल्लाह आपने मास्टर्स भी किया, आपने डिफरेंट शोबों में आपने स्पेशलाइजेशन भी किया। जी जी। एक डॉक्टर की लाइफ तो इतनी ज़्यादा बिजी होती है, उसके पास तो कहते हैं सर खुजाने का टाइम भी नहीं होता है, सोशलाइज होने का टाइम नहीं होता है। आप किसी डॉक्टर फैमिली से बात करें तो उनको ये तो यार घर में बस हर वक्त यही कुछ होता रहता है, आते हैं थके होते हैं सो जाते हैं। आप चैरिटेबल वर्क की तरफ किस तरह से आए? अच्छा, वो टाइम का तो मैं ये बताऊं कि वो एक अंग्रेजी का है मुहावरा, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप टाइम निकालना चाहो तो आपका निकल आता है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट बेसिकली। बाकी आपका है कि मैं यहाँ कैसे आया इस तरफ, तो मैंने काफ़ी कुछ 40 साल मेडिसिन प्रैक्टिस की, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि फिज़िकल डिजीज़ के साथ साथ इंसान और ह्यूमैनिटी इन जनरल मेटाफिजिकल डिजीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सो मेटाफिजिकल से मेरी मुराद है कि जो कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना जी, आपकी जो फिज़िकल इलनेस के अलावा हम मरीज़ को ट्रीट करते हैं उसकी डिज़ीज़ को, लेकिन अप्रोच ये होनी चाहिए कि जब ये मरीज़ वापस अपनी सोसाइटी में जाएगा वही सर्कमस्टांसिस होंगे, वही प्रेशर्स होंगे उसके ऊपर,
सोशल इनजस्टिस वही होगा, कोई उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, कोई फूड प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, तो वो तो वापस डिजीज़ आ जाएगी उसकी। बिल्कुल। तो हमने बजाय डिजीज़ को ट्रीट करने के, हमने उसके कॉज को भी देखना है और उसको भी ट्रीट करना है, रूट एंड कॉज। तो बाकी ये जो मेरी है कि मैं फिलंथ्रोपिक में स्पेशली क्यों नहीं आया, उसके लिए मैं एक शेर आपको पहले सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। वो शेर है जी, वो हरम के रास्ते से पहुँच तो गए खुदा तक, वो हरम के रास्ते से पहुँच तो गए खुदा तक, तेरी राह गुज़र से जाते तो और बात होती। तो इसमें जो राह गुज़र है ये कोई बिलवेड का कोई गली मोहल्ला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। बिल्कुल। कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इश्क हकीकी का रास्ता है ना, वो इश्क मजाजी से होके गुज़रता है। सबसे आसान तरीका अल्लाह तक पहुंचने का है कि आप इंसानी, उसके बनाए हुए इंसान की खिदमत करो, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करोगे तो आप अल्लाह तक जल्दी पहुंचोगे। तो बात। हाँ, तो ये हम ये सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, जिस तरह इसमें भी फंडिंग का था, जगह प्रेमिसेस देखनी, तो उसके लिए एक और, क्योंकि मुझे थोड़ा शेयर से थोड़ा वो हो जाता है, इंटरेस्ट भी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ ये अहमद फराज साहब का शेर है, शिकवा जुल्मत शब से, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की हम शम्मा जलाए जाते। तो अगर हर कोई अपने अपने हिस्से की शम्मा जला दे, बेशक बहुत बड़ा स्केल ना हो, छोटे स्केल पे भी, तो जो इफ़ेक्ट उसका जो मैस एक्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है वो फिर बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये हीरा मंडी का प्रोजेक्ट, जी, इसकी तरफ आप किस तरह से आपका दिल हुआ कि मुझे ये करना चाहिए? अच्छा, ये अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ किस तरह हुआ, तो ये मेरी एक्चुअली सिस्टर जो है, माय यंगर सिस्टर ज़रका ताहिर जी, शी इज़ अ सोशल वर्कर, और ये उसका ब्रेन चाइल्ड है बेसिकली। ओके। तो उसके पास वो एक्चुअली वो साथ हेरिटेज का भी काम करती है, तो वो एक गली है अंदरून शहर में, दिल्ली गेट के अंदर, उसको वो रीडू वो कर रहे थे, तो वहाँ उसके पास एक आया, जस्ट समवन ही सेड कि हमारे लिए कोई ट्यूटर का इंतज़ाम कर दें बच्चे के लिए। तो उसने कहा जी आप, क्योंकि उसकी हालत ऐसे नहीं थी कि वो प्राइवेट ट्यूटर को अफोर्ड कर सके ना, जी। तो इसने कहा कि व्हाई डोंट यू गेट हिम इनटू सम गवर्नमेंट स्कूल ना। तो उसका जवाब बड़ा था, आप कह लो अलार्मिंग। ही सेड कि वो स्कूल वाले ना उस बच्चे से उसके बाप का नाम पूछते हैं जी। तो अगर बाप का नाम नहीं होगा तो दे विल नॉट गेट एडमिशन इनटू एनी गवर्नमेंट स्कूल। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उसको कोई प्राइवेटली टीच करे। तो वहाँ से वो बहुत मोटिवेट हुई एंड देन शी वेंट टू विजिट दोज एरियाज़ जो कि अंदरून वहाँ पे हैं, जिसको कैलो हीरा मंडी कहते हैं एंड टकसाली गेट है बेसिकली वो जी। फिर उसके सामने अब एक मिनी हीरा मंडी है। जब क्रैकडाउन हुआ तो वहाँ से फैमिलीज उठ के तो अक्रॉस द रोड आ गई जहाँ दाता दरबार है। तो उसके पीछे है बाग मुंशी जहाँ पे वो जिसका नाम है मीरा जो है मिनी हीरा मंडी है। तो फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हुए तो शी विजिटेड ऑल दोस्त। फिर उसने मुझे बताया तो मैंने कहा ज़रका ये बहुत ही रिस्की काम है। बिल्कुल। इतने उनका जनरेशन से ये बिज़नेस काम है, प्रोफेशन है, तो कैसे तुम उनको मोटिवेट करोगी और इस तरफ लेकर आओगी। उसने कहा मैंने इन बच्चों को ना ग्रूम करना है और एजुकेट करना है टू गेट देम अ डिसेंट लिविंग एंड टू गिव देम देयर चाइल्डहुड, यू नो द चाइल्डहुड विद दे डिजर्व। या तो वो फिर मुझे बताया, लेकिन आई गॉट कन्विंस्ड। फिर मैंने उसको यहाँ से भी बैठ के सारा आपका जो फैसिलिटेट किया बेसिकली। कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे, उनको कहा, फंडिंग अरेंज की, फिर वी स्टार्टेड ऑल दिस टुगेदर। तो आई एम द फाउंडर पार्टनर विद माय सिस्टर। अच्छा, ये जो लाहौर पे हीरा मंडी है, क्योंकि देखिए अब हम लिपटे हुए लफ्ज़ों में अगर कहें तो लोग कहते हैं रेड लाइट एरिया, कोई कहता है डायमंड मार्केट। हाँ। लेकिन इसको कहा शुरू से जो नाम दिया जाता था वो तो हीरा मंडी दिया जाता था। जी बिल्कुल। इसकी असल हकीकत क्या है? जी बिल्कुल। हमने इसको फिर थोड़ा स्टडी भी किया
और इनफैक्ट ये जो हीरा मंडी थी ये हीरा की मंडी थी। हीरा वॉज अ सिख, उसका नाम था हीरा सिंह, और उसकी यहाँ ग्रेन क्रॉप उसकी थी, जो मंडी होती है ना ग्रेन की, वो बेचता था। तो लेकिन था बड़ा, ही वॉज क्वाइट वेल ऑफ सिख, तो वहाँ से उसका नाम हीरा की मंडी पड़ गया। अच्छा। फिर वहाँ पे ये कुछ, क्योंकि साथ ही बादशाही मॉस्क भी थी, किला फोर्ट था ना, फोर्ट, तो फोर्ट वॉज अ रेजिडेंस फॉर द रॉयल्टीज़। तो रॉयल्टीज़ को अपने बच्चों को एटिकेट सिखाने के लिए ना ट्यूटर्स टाइप चाहिए होते थे। okay. तो उस ज़माने में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, लाहौर, इसमें ये जो थी ना कॉर्टिसोन या ये जो होती हैं रकासाएँ, ये एक्चुअली कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती थी और वो बच्चों को एटिकेट मैनरिज्म सिखाती थी वहाँ पे। अच्छा। तो जितने नवाब थे वो अपने बच्चों को इनके पास भेजते थे, फिर वो वहाँ से ये सब कुछ सीख के, तो वो क्योंकि उसके साथ था बिल्कुल फोर्ट के, तो वहाँ पे ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फैमिलीज आके बसना शुरू हो गई, और वो एक पूरी मंडी, वो जो हीरा की मंडी से वो हीरा मंडी बन गई। तो अच्छा, इसका लाइक, क्योंकि मैंने भी काफ़ी फिल्मों में देखी है ये चीज़। जी बिल्कुल। अच्छा। कि दे वर वेरी एजुकेटेड इन द वे ऑफ, जो कल्चर एक होती है ना एजुकेशन, आदाब, उठने बैठने के, उर्दू, ये वर्ड था, मैं आदाब, मैं आई वाज ट्राइंग टू, जी बिल्कुल, उर्दू उनकी कैसी होती है, यानी उर्दू उनको जो सीखने का, खाने के आदाब और ये सब जो हैं वो सिखाए जाते थे, बल्कि उनकी अपनी ट्रेनिंग होती थी, और फिर वो जो शाही फैमिली होती थी उनके बच्चों को सिखाती थे। सो दैट वाज अ वेरी रिस्पेक्टफुल एक प्रोफेशन था। जी हाँ। लेकिन ये सब क्या हुआ? बस इसमें फिर ये हुआ कि उसमें फिर क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स हर जगह रोल प्ले करती है, तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि इसकी बजाय जो प्रोस्टिट्यूशन है उसमें शायद ज़्यादा मॉनेटरी गेन ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, तो वो फिर ज़्यादा फोकस फिर डांस की तरफ हुआ। फिर उसके बाद ज़्यादा फोकस ज़ाहिर है वो जो आपका होता है बॉडी सेलिंग या जो फिज़िकल एस्पेक्ट आ गया ज़्यादा, तो उसने कल्चर चेंज कर दिया सारा ना। तो एक बड़ा शायराना और अदाब और उनसे हट के वो एक टोटली यू टर्न हो के, तो इट बिकेम्स प्रॉपर हीरा मंडी, रेड लाइट एरिया होता है जहाँ मेन प्रोफेशन इज़ प्रोस्टिट्यूशन, और फिर उसके साथ उसकी आप कह लो ड्रग आ जाता है जी, काफ़ी कुछ आ जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद इसमें बहुत कसूर हमारे जो मुग़ल बादशाह थे, अच्छा, क्योंकि उन्होंने 900 साल हुकूमत की है हिंदुस्तान पे, और आहिस्ता 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 उनकी हुकूमत ख़त्म होने की रीज़न भी ये थी कि दे वर वेरी लेजी, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दे वुड जस्ट वांट टू सिट डाउन, ले डाउन, एंजॉय देयर लाइफ, और इस तरह करते करते उन्होंने अपनी सारी, दे वर नॉट फोकस्ड, और जब वो इस तरह की चीज़ों में थे तो जाहिर है फिर अगर ये आदाब वाली चीज़ें निकल के दूसरी तरफ आ गई, तो मुझे लगता है कि शायद उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस हीरा की मंडी को हीरा मंडी बनाने में। वहीं से स्टार्ट हुआ ना, लेकिन अब क्योंकि आजकल का जो आप कह लो एरा है, इसमें क्योंकि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा रोल है, आपकी कह लो who wants to get rich overnight, उनके लिए ड्रग इज़ अ वेरी लुक्रेटिव है एरिया, तो वो बहुत ज़्यादा आ गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा हो गया। फिर जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है ना इस वक्त, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग डेफिनेटली। और जो IDP की जो लेटेस्ट फिगर्स थे, उन्होंने कहा कि 25% चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इंक्रीज़ हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें हमारा पाकिस्तान भी इसमें काफ़ी आगे है, और हमारे भी जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे वो मिडल ईस्ट ट्रांसपोर्ट होती हैं, और सबसे आयरन ये है कि पेरेंट्स खुद एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं उनको, और अंडर एज, दे आर अंडर एज गर्ल्स, जो कि दुबई, अबू धाबी, इवन फार ईस्ट में मलेशिया, कितनी जगहों पे जाती हैं। वहाँ पहले उनको थोड़ा सा चांद दिखाते हैं और ग्लैमर दिखाते हैं, शॉपिंग करा दी, ये वो सारा, ग्रेजुअली उनको इंडल्ज करते हैं इनटू क्लब्स, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड टाइप के हैं, वहाँ पे अंडरवर्ल्ड टाइप की जो है,
वहाँ पे उनका पोल डांस और ये वो सारा प्रोस्टिट्यूशन, वो फिर उस साइकिल में उनको ले आते हैं जी। तो ये सबसे बड़ा वहाँ पे इस वक्त, क्योंकि डांसेस तो अब इतने नहीं थे रहे, वो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कम हो क्योंकि गया। उन्होंने ये भी तरक्की dancing- की ना, उन्होंने भी तरक्की की। उन्होंने कुछ इस तरह से तरक्की की कि उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि अब ये नवाबों वाला काम तो काफ़ी ख़त्म हो खत्म हो गया, गया। तो अब हम इसके अंदर किस तरह से ब्लेंड इन हो सकते हैं। बिल्कुल। So they started, what I observed, they started grooming their girls like towards to education differently. बिल्कुल, कि एग्जैक्टली। उनको हाई सोसाइटी के लिए तैयार किया जाता था, उनको यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ये सब भेजा जाता था। जी, जी, बिल्कुल। उनको स्कॉट्स करके तैयार किया जाता था कि वो हाई सोसाइटी में किस तरह से चलें। जी हाँ, बिल्कुल। एस्कॉर्ट सर्विसेज बाकायदा है उसमें, इनमें तो हमारा जो एम था वो हमने इसको हम कहते हैं रिक्लेम योर नेबरहुड। रिक्लेम, हम चाहते हैं कि वही जो एक ओरिजिनल वहाँ का था, जो रहने का तरीका या उसको आप वापस लेकर आओ। इसमें से ये प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग माइनस कर दो, और एज एन आर्ट उसको आप बेशक कंटिन्यू करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जस्ट एज अ आर्ट फॉर्म। सो वी आर रिक्लेमिंग द नेबरहुड। तो ये हमारा मेन फोकस, और इसमें बच्चों को हमने ज़्यादा फोकस किया। एडल्ट तो जाहिर है दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, उनके लिए तो अब चेंज इतना करने की ना ज़रूरत है ना उनको, लेकिन जो बच्चे हैं ना, दे आर एक्चुअली द विक्टिम्स, और दे डोंट हैव द नॉर्मल चाइल्डहुड। बिल्कुल है ना, और उनके ऊपर ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इन बच्चों का। अब ये ज़रा इमेजिन करो थोड़ा सा कि एक वहाँ छोटे छोटे घर होते हैं 2-2 कमरों के, एंड यू इमेजिन द साइकी ऑफ अ यंग चाइल्ड के जिसकी माँ जो है वो एक कमरे में क्लाइंट के साथ है, और वो बाहर वेट कर रहे हैं कि कब ये क्लाइंट बाहर निकलेगा तो हमारी अम्मा हमसे मिलेगी। मतलब ये जो उन पे जो ट्रॉमा है ना इस चीज़ का, उससे निकालना भी एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। जी हाँ। हालांकि हमने बाकी तो उनको जो कन्वेंशनल एजुकेशन तो हम दे रहे हैं, ट्रेडिशनल सारी, लेकिन अब हम इसलिए ट्रॉमा सेंटर भी बना रहे हैं जहाँ पे आपके साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकेट्रिस्ट, वो बैठ के इन बच्चों को नॉर्मल करेंगे ताकि वो इससे बाहर आके एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, हीरा मंडी में ये जो लड़कियां होती हैं, हाँ हाँ, ये कहाँ से आती हैं? ये ज़्यादा नहीं, कुछ तो क्योंकि कुछ तो ये कि उन्हीं की आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं। इनकी मदर तो जो है वो तो बायोलॉजिकल मदर्स है ना, जो वहाँ पे दे आर बायोलॉजिकल मदर्स, फादर्स आर नॉन बायोलॉजिकल, ठीक है ना, वो उनके वही पेरेंट्स और वही सब लोग होते हैं। ओरिजिनली जो आती थी वो अक्सर या किडनैप होकर आती थी, जिस तरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो फ्रंटियर की हैं, जो लड़कियां हैं, क्योंकि एक तो वैसे भी उनका रंग गोरा, ज़रा शक्ल वगैरह बेहतर, तो फ्रंटियर से बहुत किडनैप हो के लड़कियां आती थी और उनको वो यहाँ सेल करते थे। अच्छा। टू द पेन, यहाँ के जो माफिया है ना, इट्स अ वेरी बिग माफिया देयर, और वही इन लोगों को ट्रैप करते हैं और इनको फिर वो इसी तरह ख़रीद के उनको ग्रूम करते हैं, फिर उनको प्रोस्टिट्यूट, फिर उनके बच्चे आगे से ऑब्वियसली जो बच्चियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली उसी बिजनेस में आ जाती हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है जो कि वहाँ पे तो ज़बरदस्ती अच्छा, जो किडनैप होके आई है बच्ची, ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे शादी के झांसे में लोग लाके वहाँ सेल कर देते हैं, और फिर वो भी ये सोचती हैं कि मैं तो घर से भाग के आई हूँ, बिल्कुल, तो मैं वापस कैसे जाऊँगी, सो देन आई विल स्टे हियर। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि आती अपनी मर्जी से है लेकिन मजबूरी में, ठीक है ना, मर्जी और मजबूरी में फ़र्क है। गो के वो ज्वाइन वो करती हैं क्लैन सारा, लेकिन वो बेचारे डिजर्टेड हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई उनका कोई फैमिली ओन करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी अपनी फैमिली ओन नहीं उनको करती है। तो उनको फिर एक ही स्केप नज़र आता है, एंड दैट इज़ रेड लाइट एरिया। सो दे जॉइन देयर एंड बिकम, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितने ये जो माफिया वाले लोग हैं, ये इनफैक्ट इनको ना लोन टाइप भी देते रहते हैं, एंड बिकॉज दे कांट पे बैक द लोन, तो इट इज़ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। उस तरह जाहिर है कोई स्टैम्प पेपर तो नहीं होता, लेकिन इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई हमने आपको इतना लोन दिया, अभी आप पे करोगी तो आप यहाँ से जा सकती हो, अदरवाइज यू कैन नॉट गो। तो वो लोन रीपे करने के चक्कर में दे इंडल्ज इनटू दिस बिजनेस जो है प्रोस्टिट्यूशन में। तो ये भी बहुत बड़ा वहाँ पे एक रैकेट है।
जी। अच्छा, ऐसा है कि जैसे देखिए अब आम घर में जब बच्ची पैदा होती है हाँ तो हमारे मुआशरे में ये होता है कि वो थोड़े से सैड हो जाते हैं कि अच्छा यार लड़का हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन इस एरिया में बिल्कुल डिफरेंट है। जब लड़की पैदा होती है तो जी वो हाँ, बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। और लड़का पैदा होता है तो उनको लगता है कि ये क्या हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ये कल्चर वहाँ का तो वो जो लड़के होते हैं, हाँ हाँ बिकॉज लड़कियों को तो उन्होंने आगे इसी काम में शामिल करना होता है, बिल्कुल। लेकिन जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? ये हमारा सबसे फोकस था उन ना सिर्फ लड़कियों की तरफ, वो तो खैर जाहिर है मजबूरी में कर रही हैं, जो लड़के हैं मेजॉरिटी दे आर ड्रग एडिक्ट्स ना। और एक तो उनकी क्योंकि स्कूलिंग नहीं होती तो दे आर नॉट एजुकेटेड और दे इंडल्ज इनटू क्राइम। सो या वो क्रिमिनल बनते हैं या वो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या वो पिम्स होते हैं। वो इनकी जिसको उर्दू में आप कहते हो दलाली करते हैं, ये वो तो वो इनका सारा आप कह लो या बदमाशी करते हैं या बदमाशी करते हैं, बाहर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स उनके बन जाते हैं, बाउंसर्स बन जाते हैं और उनकी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, पूरी मार्केटिंग वो करते हैं। तो इट्स अ होल पूरा ये कह लो कि एक माफिया है जिसको आपने ब्रेक करना होता है। और इसी को हम फोकस कर रहे हैं टू रिक्लेम। डॉक्टर साहब, आपने कभी सोचा नहीं कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, लाइक इट्स द होल एक पूरा रैकेट है। जी हाँ, अगर हम इसको क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो लाइक आपको भी तो धमकी तो कभी आती होगी कि निकलो यहाँ से, या तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं आपको बताऊँ, मैंने एग्जैक्टली यही बात की थी अपनी सिस्टर को कि इट्स वेरी रिस्की बिजनेस, तुम इसमें ना पड़ो। लेकिन ज़्यादा शी इज़ वेरी एडमैंट, उसने मैंने करना है। और उसने भी जो अपना आर्ग्यूमेंट सेल किया ना, क्योंकि लोग आप देखो कि लोगों में कॉमन सेंस तो होती है, आप ये नहीं इनको कह सकते कि दे आर टोटली यू नो गॉन के इनको कुछ पता है, इनमें भी कॉमन सेंस है। तो मेरी जो सिस्टर का सेलिंग पॉइंट था, उन्होंने वो इन सब के पास गई जितनी नाइके वगैरह इनकी थी, और ये जी। उसने कहा आप मुझे बताओ कि ये जो आपकी बच्चियां हैं इनकी प्रोडक्टिव एज क्या है। तो दिस सेट के बाय द टाइम दे आर 10-12 हम इनको इस धंधे पे लगा देते हैं, तो बाय द टाइम दे आर 30 और 35 दे आर डन विद इट, फिर इनके कस्टमर नहीं आता कोई। तो उसने कहा कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर हम इन बच्चियों को एजुकेट करेंगे, तालीम दिला के इनको जॉब्स अच्छी मिलेंगी, तो ये आपको मरते दम तक खिलाएंगे। ये बात आस्ता आस्ता उनको हिट होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा वाकई कि अगर हमारा मकसद तो है हमें कमा के खिलाएंगे, तो अगर ये एक डिसेंट तरीके से हमें कमा के खिला सकती है सो वाई, और वो भी फॉर लाइफ, उसकी कोई एज नहीं होगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस, पहले एक बच्चा आया फिर दूसरा, अब हमारे पास 200 से ज़्यादा 250 बच्चा है वहाँ का जिसको हम स्कूलिंग जिसकी कर रहे हैं। बट वी आर नॉट प्लेइंग विद अ नंबर। ये आपको लगेगा 200-250 बच्चा, लेकिन ये 200-250 फैमिलीज है और ये पूरी कम्युनिटी है, और ये मैसेज है टू द होल कम्युनिटी। सो हम एक्चुअली एक पूरी कम्युनिटी को फोकस कर रहे हैं, नॉट जस्ट द नंबर। अच्छा, जैसे एक मुआशरे में एक आम इंसान बाहर से बैठ के हीरा मंडी को बहुत बुरा भला कहता है, ये गलत जगह है, ये गंदी जगह है, इसकी तरफ देखना भी नहीं, उस गली से गुजरना भी नहीं। लेकिन जैसे ही रात होती है चुपके चुपके वहाँ पहुँच जाते हैं। बस ये तो इंसान की आप कह लो हिपोक्रेट तो है ना इंसान, ये तो आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं उनमें से एक हिपोक्रेसी भी है कि आप प्रैक्टिस कुछ करते हो और उसकी जो है आपके कह लो बिलीफ कुछ और होते हैं, या उसको आप प्रमोट किसी और चीज़ को करते हो प्रैक्टिकली आपको, तो ये इंसान की नेचर में नेचर है। तो वो इसलिए तो ये सारे प्रोफेशन आखिर प्रॉस्पर किए हैं ना, मतलब ये तो ओल्डेस्ट इसको कहते हैं, दिस इज प्रोस्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो आखिर क्यों हुआ, इसका मतलब है जो एंशिएंट इंसान से लेके आज तक का इंसान में वो इकोनॉमिकली ड्रिवन भी है, जहाँ से उसको 4 पैसे ज़्यादा नज़र आते हैं वहाँ जाता भी है, उसको एंटरटेनमेंट का भी शौक़ है, जहाँ उसको इस किस्म की एंटरटेनमेंट मिलेगी जो उसकी जो भी हिस्से आप कह लो देखने की उनको या सुनने की उनसे वो महसूस होगा तो वो करेगा। तो ये इंसान की बेसिक नेचर्स है, इनको हमने सिर्फ एक किस्म का लिमिट्स में रखना होता है, सप्रेस भी नहीं आप कह सकते,
इनको थ्रू एजुकेशन, थ्रू ग्रूमिंग या थ्रू जो उनसे हमने ये बेस आपकी इंस्टिंक्ट्स को अंडर कंट्रोल लिमिट में रखना है जी। ताकि ये एक हाथ से ऊपर ना जाए। जी। तो आप हीरा मंडी में काम करने वाली लड़की को बुरा कहेंगे या जो तमाशबीन बन के जाता है उसको बुरा कहेंगे? ज़्यादा गलती किसकी है? मैं ज़्यादा तमाशबीन को कहूँगा, बिल्कुल। ये टोटली उस जो ये काम कर रहे हैं वो तो ज़्यादा मजबूरी में करते हैं, कोई शौक से नहीं करता। मैं आपको बताऊँ ये मिथ है कि कोई भी इस किस्म का काम अपने शौक से कर सकता है। नेवर। वो हमेशा उसके पीछे एक मॉनेटरी रीज़न होगा और मजबूरी होगी, उसके तहत वो करता है। तो जो लोग वहाँ आते हैं, पैसे खर्च करते हैं इनके ऊपर, मैं कहता हूँ 100% उनका फॉल्ट, उनका कसूर। So is it demand and supply? डिमांड एंड सप्लाई। If there will be no demand, then there will be no नहीं होगी तो supply. सप्लाई भी नहीं होगी फिर। तो इट्स ऑल डिमांड, और डिमांड वही तमाशबीन है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं या बच्चियाँ होती हैं वो डिफरेंट किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक हमारे इस्लाम में तो इस चीज़ को कहा जाता है ना कि आप जब एक लड़की को डाइवोर्स हो जाए या उसका हस्बैंड फौत हो जाए तो उसके बाद जो एक इद्दत का टाइम होता है वो ओब्वियसली दैट इज़ द रिकवरी टाइम फॉर द वुमेन कि उसकी बॉडी से रिफाइन हो जाती हैं चीज़, ठीक है ना, उसके हस्बैंड का जो भी उससे रिफाइन हो जाता है। सो इट्स एक ये पीरियड इसलिए रखा गया है। जी जी। लेकिन यहाँ पे काम करने वाली ख़वातीन का तो ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है बिल्कुल जी भी, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो डिफरेंट किस्म की बीमारियों में मुब्तला होती हैं। तो आपने अपने काम के दौरान क्या नोट किया कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें इस तरह की लेडीज़ चाहे बच्चियाँ लड़कियाँ वो सब इसके अंदर मुब्तला होती हैं? नहीं, सबसे बड़ा जो इसका कह लो इसका साइड इफ़ेक्ट है इस प्रोफेशन का, वो यही है कि इसमें सबसे सर्वाइकल कैंसर जो है ना उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो जब आपके पार्टनर एक से ज़्यादा हों, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, और ज़ाहिर है उनमें से ऐसे होंगे जो कैरी करते हैं वायरसेस या और बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा जर्म, तो वो आप में ट्रांसमिट होता है। तो सर्वाइकल कैंसर एक ज़माने में यूके का भी लीडिंग कैंसर था, 3rd कॉमनेस्ट कैंसर था। लेकिन यहाँ पैप्समियर सर्विस शुरू हो गई नेशनल हेल्थ उसमें, और उससे उन्होंने अर्ली डिटेक्ट करना, क्योंकि यहाँ भी ये प्रॉब्लम तो थी ना, मल्टीपल पार्टनर्स और ये, तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया उसको थ्रू पैप्समियर अर्ली डिटेक्ट करके। तो पाकिस्तान में कोई नेशनल सर्विस ऐसी नहीं है जहाँ पे ये केटर वो करे, तो वहाँ पे सारी अपॉर्चुनिस्टिक है ये सारा काम के जो करना चाहे वो, तो ये निगलेक्टेड थे बिल्कुल। और यहाँ बहुत ज़्यादा रेट था सर्वाइकल कैंसर का, और STDs जो है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STD का रेशियो बहुत ज़्यादा था, आउट ऑफ प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू अदर एरियाज़। तो फिर हमने MOU साइन भी किया किंग एडवर्ड के साथ भी, जो है वो लेडी एचसन है वहाँ पे, गायनी का हॉस्पिटल है, उनके साथ, ताकि इनका रेगुलर पैप्समियर टेस्टिंग हो, STD का अवेयरनेस इनको दी जाए, उसके लिए प्रिकॉशंस इनको, क्योंकि ज़ाहिर इनको ये कह देना कि बिल्कुल छोड़ दो वो तो बहुत मुमकिन भी नहीं था। तो उसके लिए उनको प्रिकॉशंस क्या वो ले सकते हैं कि उनको ये ट्रांसमिट ना हो। तो ये सब फिज़िकल डिजीज़ हैं जो कि इस प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड है वर्ल्ड ओवर ही, लेकिन दुनिया में इसमें ज़रा प्रिकॉशन यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। तो हमारा जो है रिज़ल्ट ज़्यादा वर्स है एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट। इसमें एड्स कितना है? एड्स हाँ, एड्स के एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इस सेगमेंट में डेफिनेटली रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो 3-4 कह लो इसके ट्रांसमिशन के मोड है ना, उसमें सबसे मेन तो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं मल्टीपल, फिर जाहिर है जो है बायोसेक्सुअलिटी और वो सब है, प्लस ड्रग्स जो हैं, शेयरिंग द नीडल्स, आप नीडल शेयर करते हो ड्रग्स के लिए, तो वो भी इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा है, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। तो जो दोनों मेजर फैक्टर्स हैं ना एड ट्रांसमिशन के, वो दोनों ही रेड लाइट एरिया में ज़्यादा है, ड्रग्स भी ज़्यादा है, प्रोस्टिट्यूशन भी ज़्यादा है।
तो इसलिए यहाँ ज़्यादा था, लेकिन कोई फिगर्स नहीं थे। फिगर्स नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम होता था बस जी बीमार कमज़ोर हो गई, डेथ हो गई है वो, लेकिन अक्सर उनमें से एड्स की वजह से ही डेथ होती थी उनकी। लेकिन आप देखें कि एड्स ऐसी चीज़ है कि ये ट्रांसफ़र होती है पार्टनर टू पार्टनर। अगर कोई वहाँ पे आ रहा है और वहाँ से कैरी करके लेके जा रहा है तो वो अपनी पूरी फैमिली को इन्फेक्टेड कर रहा है। बिल्कुल। तो आपकी सोसाइटी एट रिस्क है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सेगमेंट की वजह से अगर हम ये रिक्लेम नहीं करेंगे और इनको अगर हम दोबारा से एक नॉर्मल डिसेंट लाइफ नहीं देंगे तो ये आपकी पूरी सोसाइटी के लिए एक रिस्क है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसको हमने एज अ सोसाइटी वो डील करना है, नॉट एज वन इंडिविजुअल या एज वन प्रोफेशन, एज अ सोसाइटी और एज अ कम्युनिटी। ये जैसे आपने कहा कि उनकी 30 साल तक की उम्र होती है, उसके बाद उनको लगता है कि बट दे आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट। उसके बाद ये क्या करती हैं? उसके बाद ये ज़्यादातर तो नायका टाइप इनका रोल हो जाता है, सीनियर। अच्छा, फिर सीनियर पोस्ट चेंज हो जाती है। हाँ, फिर वो उसको मैनेज करती हैं अपने पूरे ब्रॉथल हाउस को। हीरा मंडी के आशिक कभी ब्याह के लेके जाते हैं? ये तो फिल्मों में ही देखे हैं मैंने, ऐसे फ्रैंकली। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में। अगर कोई हो भी गया किसी का फेयर तो इतनी रिजेंटमेंट होगी फ्रॉम द फैमिली सोसाइटी कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना रिस्क ले सकता है टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द रेड लाइट एरिया ओपनली। मिस्ट्रेसेस हो सकती हैं और बहुत होती हैं, बल्कि ये मैं कई दफ़ा लोगों को कहता हूँ कि आप कहते हो कि वेस्ट के जो मॉरल्स वो नहीं है जो हमारे हैं, तो मैं बल्कि कहता हूँ कि ये हमसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। यहाँ चीटिंग को बहुत बुरा समझा जाता है। अगर आप एक के साथ रिलेशनशिप में हो तो यू नॉट सपोज टू हैव अनदर रिलेशनशिप, बेशक वो कोर्टशिप हो, मैरिज हो, व्हाटएवर। मैंने कहा हमारे वहाँ पे तो बल्कि ज़्यादा मैं ये देखता हूँ इमोरलिटी इन अ सेंस कि वहाँ पे मिस्ट्रेसेस का बहुत है कि आप एक रिलेशन के होते हुए आपने रखा होता है, तो उस लिहाज से तो मॉरल वो ख़राब है इनके मुकाबले में। बिल्कुल। सो मिस्ट्रेसेस जो हैं ये हाई सोसाइटी में, एलीट सोसाइटी में ज़्यादा हैं, या फिर जो एक तबका है जिसको हम मिडिल क्लास या अंडर मिडिल क्लास कहेंगे उसमें है ज़्यादा? एक्चुअली ये जो है ना फ़र्क ज़रा पता होना चाहिए। इनको मैं ख़वातीन को 4 कैटेगरीज रखता हूँ। एक आपकी ज़ाहिर है फैमिली वाइफ है, एक आपकी फ्रेंड है, एक आपकी गर्लफ्रेंड है, एक आपकी मिस्ट्रेस है। इन चारों में फ़र्क है स्टेटस वाइज एंड द वे यू मेंटेन देम, यू नो। वाइफ वो तो हो गई ना फैमिली आपकी। जो आपकी फ्रेंड्स हैं वो मैं, क्योंकि जेंडर में मैं इतना बिलीव नहीं करता, आपकी फ्रेंड कोई भी हो सकता है, जेंडर खातून भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, बट योर फ्रेंड्स। एक आपकी गर्लफ्रेंड होती है जिनके साथ अक्सर आपका रोमांटिक भी रिलेशनशिप होता है, या थोड़ा फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन रोमांटिक वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए आपके होते हुए, फैमिली के और स्पाउस के होते हुए। जो मिस्ट्रेस है ना, वो एक्चुअली होता है कि आप शादी के साथ एक प्रॉपर मैरिज उसको पैरेलली रन कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यानी आपने उसको घर लेके देना है, आपने उसको गाड़ी, उसको सर्वेंट, मेड, सारा कुछ प्रोवाइड करना है। तो वो आम बंदा तो नहीं कर सकता ना, वो मिडिल क्लास का बंदा तो वो फिर जो आपकी हायर बहुत एलीट है ना, ओनली दे कैन अफोर्ड टू हैव अ मिस्ट्रेस। आम बंदा नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो ये 4 कैटेगरीज रखते हैं एक टाइम पे। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो जिनकी ये पहली 2 तो ठीक है ना, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो बाकी 2 है ना, वो तो मॉरल डिजेनरेशन। मैं तो उसको नहीं कहूँगा वो नॉर्मल है। अगर कोई करता है तो गलत करता है। अगर उसकी वाइफ, स्पाउस के होते हुए उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसका या रोमांटिक या फिजिकल रिलेशन है, सो दैट इज टोटली रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पहले दोनों कैटेगरीज वाला बंदा है वो ये 3rd 4th में जाएगा ही नहीं। लेकिन 3rd और 4th इज द सेम थिंग। हाँ, एक लिहाज से सेम भी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सिर्फ इसमें आप कह लो जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है ना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट फ़र्क है। मिस्ट्रेस मीन्स फुल फ्लैज वाइफ स्टेटस उसको मिलता है, विदाउट निकाह फुल फ्लैज स्टेटस। उसके ऊपर आप उसी तरह स्पेंड करते हो जिस तरह आप वाइफ पे करते हो। लेकिन गर्लफ्रेंड पे ज़रूरी नहीं है, वो आप खाली एक छोटी मोटी डेट के साथ भी आपका मकसद पूरा हो जाता है। दिस डिमांड्स अ प्रॉपर स्टेटस ऑफ अ वाइफ।
तो मर्द को ये 4 कैटेगरीज क्यों चाहिए? Why he's not satisfied with the family? Because obviously he got married for some certain reason कि ये मुझे emotionally, physically मुझे facilitate करेगी. तो why then he need someone else as well? नहीं, someone else वो जो आप सिर्फ बात करें गर्लफ्रेंड और मिस्ट्रेस की, क्योंकि फ्रेंड्स का भी होता है कि फ्रेंड्स को तो हम ले ही नहीं रहे ना. फ्रेंड्स की हम बात नहीं कर रहे, हम ये बीवी के होते हुए उनको एक अनदर 2 कैटेगरीज क्यों चाहिए? इसलिए तो यहाँ पे वो मतलब इसको गलत समझा जाता है. मतलब इवन जो बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसका भी जब लोगों को पता चला अफेयर है एक्स्ट्रा मैरिटल, ही हैड टू रिजाइन. यानी कहीं भी दुनिया में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, वेस्ट में भी, कि आप स्पाउस के होते हुए आपका किसी के साथ रिलेशन हो, रोमांटिक या फिजिकल. जी, वो तो नहीं समझा, वो तो एक हम वैसे बात करते हैं ना, नेचर इंसान की. वो देखे ना, मैं आप एक मर्द हैं तो इसलिए मैं आपसे एक मर्द से ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि जैसे औरत की साइकी औरत को पता होती है कि वो पीछे क्या सोचती है, इसी तरह एक मर्द की साइकी मर्द समझता है कि मर्द क्या सोच के ये कैटेगरीज भी रखता है. नहीं, इसलिए वेरिएशन बहुत है ना. मैं बता रहा हूँ, अगर एक मर्द है उसमें बहुत वेरिएशन है. एक एंड वो है जो टोटली डिवोटेड टू अ स्पाउस, एक वो एंड है जो कि मिस्ट्रेस वाला है. तो ये वेरिएशन है, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये मर्द की नेचर है. ये उसकी कह लो, उसका ब्रॉटअप, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन, उसकी एनलाइटनमेंट, हर चीज़ पे, उसकी कंपनी, हर चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का मर्द होगा. I had a pleasure to have a podcast with him. Okay. जी, and डॉक्टर शेर शाह टोल्ड मी कि वो 8 बहन भाई हैं, ठीक है, माशाल्लाह, और वो सब डॉक्टर्स हैं. उनकी अम्मी जब डॉक्टर बन के निकली तो उनका सबसे बड़ा बेटा जो है वो और उनकी अम्मी दोनों सेम यूनिवर्सिटी से मेडिसिन कर रहे थे. लेकिन ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना. अगर तो उनमें या पोटेंशियल, अगर तो उस खातून में ये कैपेसिटी या पोटेंशियल है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, अपने आप को एजुकेट भी कर सकती है, सारा कुछ, फिर तो नथिंग लाइक इट. आप उसको करें, बट वो करना चाहेंगे तो फिर ना. चले हम इस उसमें चले गए तो ये हमें पूरा एक पॉडकास्ट चाहिए इसके लिए. हमें पूरा चाहिए. आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर दैट. तो वो तो हम एक अलग से जरूर इस पे शो करेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूंगी इस पे जरूर. अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस जिस पे हम बात कर रहे हैं. जी. आप माशाल्लाह डूइंग रियली रियली गुड वर्क कि आप उन बच्चों को एक अच्छी सिमत दे रहे हैं, उनकी चेंज कर रही है थिंकिंग कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. इफ यू बोर्न हियर इन दिस कम्युनिटी यू कैन कम आउट. एंड फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू डूइंग दैट? ये 2018 में हमने शुरू किया. 18 में. सो माशाल्लाह बच्चे जब वहाँ से निकलेंगे, बड़े होंगे, तो दिस इज, आप अगले 10 साल में कि इसको कैसे देखते हैं कि आपकी वो बच्चा जो आपने पहले साल लिया होगा, आफ्टर 10 years उसकी क्या प्रोग्रेस होगी? वो इंशाल्लाह दे विल हैव अ वेरी डिसेंट लाइफ, अ डिसेंट जॉब, और वो एक यूजफुल सिटीजन होंगे सोसाइटी के भी, पाकिस्तान और अपनी कंट्री के भी. ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और हम उनमें पोटेंशियल देख रहे हैं उन बच्चों में कि कितनी जल्दी वो पिक करते हैं. तो उसके लिए हमने अब एक हॉस्टल, हमारा एक्चुअली ये तो क्रिमिनल हब 1 था जो ये प्रोजेक्ट था, जो कि हमने वो मिनी हीरा मंडी में बनाया. सेकंड हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यूथ होम है, यूथ होम, जो कि मोची गेट में हमने एक हवेली लेके बल्कि हमें डोनेट की. मेरे अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर सुहेल चुगताई, जिनकी लाहौर लैब भी है जी. उन्होंने अपना एंसेस्टर हमें सोसाइटी फ्री ऑफ उसकी दी, जहाँ पे हम यूथ हॉस्टल बना रहे हैं. अभी हमारे कुछ 12-14 बच्चे वहाँ पे आए हैं जो कि 15 के हो गए थे. तो ये 15 तक वहाँ, 15 के बाद हम उनको वहाँ से एक्चुअली निकालना भी चाहते हैं उस एरिया से. तो वो यूथ हॉस्टल में वहीं से वो अपना अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, जिधर भी वहीं से उनकी फिर आगे फर्दर जॉब होगी, वटेवर. जिस तरह आपने SOS विलेज का भी देखा होगा कि वहाँ के भी बच्चों को एक लिमिट तक, उसके बाद वो उनको हॉस्टल में रखते हैं, फिर उनको एज कैटेगरी चेंज हो जाती है. और जो तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है
वो है जो कि ये तो आप कह रहे हैं ना हीरा मंडी की बात, लेकिन हमारे कंट्री में जो बैकवर्डनेस है ना, जहालत, इग्नोरेंस, वो हीरा मंडी से बाहर भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो अब हमारा तीसरा प्रोजेक्ट हमने गिलगित बल्तिस्तान में यासिन वैली है, जो कि बिल्कुल सेंट्रल एशिया जो एंड होता है, जी बिल्कुल, चित्राल वैली से वहाँ पे है। वहाँ पे हमने बच्चों के लिए प्रॉपर स्कूल उनकी, और ना सिर्फ स्कूल, उनके लिए क्लीन वाटर, उनका फूड सप्लाई, उनको हम कितना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो थी ना प्रॉब्लम सेम थी जी। और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊँ। वहाँ पे हम वहाँ गए तो वहाँ एक्चुअली सिर्फ मदरसे हैं ना जी, और मदरसों में सिर्फ वो कुरान को हिफ्स कराते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए कुरान हिफ्स। लेकिन उनसे हमने सवाल कुछ पूछे, बड़े बेसिक चीज़ें, और यू वोंट बिलीव कि किसी को उसका कोई जवाब नहीं था पता कि ज़कात की क्या, कितने परसेंट, क्या, दे डिड नो एनीथिंग। और उनकी जो भी वो मुल्ला साहब थे, उन्होंने कहा जी इनको बड़ा आता है, अभी मैं इनको, उन्होंने कहा जी फ़लाँ से पा रहा है, फ़लाँ उसका वो है, उसका सुनाओ। उन्होंने फटाफट सारा कुछ सुना दिया। लेकिन मैंने कहा आपने इनको बताया भी है कि इसमें एक्चुअली इसका मकसद, इससे वो आपको क्या चीज़ बताना एजुकेट क्या कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं था। फिर हमने कहा कि आपको क्या चाहिए, जस्ट इमेजिन, वो मतलब बच्चियाँ थी छोटी, कहती जी हमें आप झाड़ू और साबुन ला दे। हमने कहा वो क्या, कहते जी हमारा ये भी काम है, हम झाड़ू देते हैं, साबुन से नहाते हैं, ये तो हमारे लिए वो। हमने फिर उनको गुड़ियाँ दी। सोचे उन बच्चियों को हमने गुड़ियाँ जब भेजी तो उनके एक्साइटमेंट का जो हाल था वो यू वोंट बिलीव। तो अब आप देखें, अब हमने वहाँ आइस रिंक लगाया है विंटर्स में, और हमारी पूरी वहाँ लड़कियों की टीम है जो कि आइस रिंक में आइस स्केटिंग करेगी यासिन वैली में। वाह। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे कल्चर के लिए भी, हमारी सोसाइटी के लिए, तभी प्रोग्रेस होती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ यूके में जब ये मैं जॉब के लिए आता था तो अक्सर मुझसे पूछते थे कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। उनका होता था कि मैं कहूँगा लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर। तो मैं उनको कहता कि नहीं यार, मैं 3 मंथ्स के लिए लोकम के लिए आता हूँ, मुझे कहीं भी भेज दो, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर। तो फिर मैं कई दफ़ा बिल्कुल इनका जो रिमोट का कोई एरिया होता था ना, उनको नॉर्थ साउथ, मैं वहाँ पे जाके 3 महीने समर में जॉब करता था। और मैंने देखा कि वहाँ भी वही टेस्को मिलता था मुझे, वही उसी तरह के स्कूलिंग, हेल्थ, आपकी एवरीथिंग वाज यूनिफॉर्म। मतलब ये इनकी कमाल सिस्टम है कि आपको हर जगह बेसिक कम्युनिटी नेसेसिटीज़ आपकी जो है लाइफ की वो मिलती हैं। पाकिस्तान में सिवाय 4 बड़े शहरों के आपको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जिस एरिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए उस एरिया की बल्ले बल्ले, और जिसका ना बने तो वो बस फिर बाकी भी पूरा। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप कहीं जगह बन जाए। एक ड्रामा था पाकिस्तान का, उसमें दिखाया हुआ था कि सिंध का कोई इंटीरियर जगह है, तो वहाँ का जो वडेरा था जी, वो जाता है डिप्टी कमिश्नर के पास जी, तो उसको कहता है कि जी मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। तो डिप्टी कमिश्नर कहता है जी बड़ी अच्छी बात है कि आप स्कूल बनाना चाहते हैं, तो बड़ा नेक काम है। तो वो आगे से कहता है जी मेरी एक शर्त है। कहते हैं क्या शर्त है? कहते हैं जो स्कूल है ना, वो मेरा जो ओपोनेंट है ना, उसके इलाके में आपने बनाना है। देखें उसकी बात में कितना वो है कि दे डोंट वांट देयर पीपल टू गेट एजुकेटेड बट द अदर, सो दैट दे विल बी मोर अवेयर, यू नो। और बिल्कुल यही बात, अभी भी आप इंटीरियर सिंध चले जाए और बलूचिस्तान तो वर्ष पूरा अभी भी वही वडेरा सिस्टम, हर चीज़ वही है। एजुकेशन, आप फ्रंटियर वाली साइड पे चले जाएं, वो भी बिल्कुल आप देखें सिर्फ पंजाब के भी कुछ एरियाज छोड़ के, और सिंध में भी सिर्फ कराची छोड़ के सारा अभी ऐसे अभी बहुत रूरल एरिया है, और वहाँ पे बिल्कुल कोई भी तरक्की नहीं हो रही। वो तरक्की होनी, वो एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने बुक्स भी लिखी हैं माशाल्लाह, जी, और 3 बुक्स आपकी अभी पाइपलाइन में हैं, और कुछ बुक्स आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बस मुझे लिखने का पैशन था शुरू से ही ना, तो ज़्यादा तो मैं लिखता था सोशल मीडिया पे, लिख दिया फेसबुक वगैरह, इधर उधर सारा प्रिंट मीडिया पे, एडिटोरियल्स में, कॉलम्स में, न्यूज़पेपर्स में। तो लेकिन बुक की फॉर्म में मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। बीइंग अ डॉक्टर,
लाइफ इज़ वेरी बिजी व्हेन यू आर फुल टाइम प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल। तो अब जब मैं थोड़ा सा सेमी रिटायरमेंट आप कह लो कि मैंने कट डाउन किया अपने आवर्स, ऑफिशियल आवर्स, तो अब मुझे टाइम मिला उसको कंपाइल करने का। तो ये जो मेरी पहली बुक है, ये इंशाल्लाह इस साल अब आ जाएगी, जो कि प्रॉपर बुक के फॉर्म में होगी। तो इसका नाम है द एनलाइटनमेंट जी। और इसमें एनलाइटनमेंट का जो मैं मतलब समझता हूँ वो आपकी थिंकिंग पावर है इंसान की ना। अशरफुल मखलूक़ात जो आप कहते हो, एक जानवर इंसान में सिर्फ फ़र्क ये है कि आपके पास थिंकिंग पावर है। जो एनलाइटनमेंट इज़ ऑल योर इंक्विजिटिव माइंड विद रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल एंड प्रैग्मेटिक, लेस डॉगमेटिज्म, वो जो आपकी है ना, वो एनलाइटनमेंट है आपकी। बिल्कुल। तो उसको मैंने फिर इस तरह इसे जनरल नॉलेज जॉनरा, अगर आप पूछें जॉनरा क्या है, तो इसे जनरल नॉलेज बुक, लेकिन बड़ी ये फ़र्क है। आमतौर पे जनरल नॉलेज बुक्स आप देखेंगे कि उसमें इंसिडेंट्स होते हैं बताए हुए, इस डेट को ये हुआ। मैंने इंसिडेंट्स की बजाय फिनोमिना बताया है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे क्या लर्न आप कर सकते हो। तो इट्स कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। इन्फॉर्मेशन तो आजकल बड़ी, आप गूगल करोगे आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गूगल करने की जरूरत भी नहीं है, चैट जीटीपी को बोलें और वो आपको। लेकिन आप देखो कि वो भी आप जो फीड डाटा करोगे वो करेगा। आपका जो माइंड है ना, ब्रेन, अभी भी मैं कहता हूँ हमारा जो ब्रेन बड़ी एक यूनिक क्रिएशन है अल्लाह ताला की। इसमें 1 ट्रिलियन सिनेप्टिक कनेक्शन है और ये वाहिद कमोडिटी ब्रेन ऐसी चीज़ है कि आप जितना यूज़ करते हो उतना एफिशिएंट ये होता है। बिल्कुल। उतने ज़्यादा कनेक्शन बनते हैं ना, बाकी चीज़ें तो वेयर टेयर हो जाती है। तो जितना आप सोचोगे ना उतनी, तो मेरा इस पे ये फ़िलॉसफी है कि ये जितना डाटा, जो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन है आपकी, इसको आप प्रोसेस करो, अपने दिमाग से प्रोसेस करो एनालिटिकल माइंड के साथ, एंड देन यू कम अप विद आंसर्स। और वो एनलाइटनमेंट है मेरे लिहाज से, नॉट चैट जीटीपी, वो भी बायस्ड होगी डेफिनेटली। बिल्कुल। दिस ऑल बायस्ड। तो ये है, तो उसमें 5 चैप्टर्स हैं जी। जो पहला चैप्टर है वो है मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं लोगों की, जो कि अच्छी जगहों पे आजकल और सेल्फ मेड लोग हैं। 30 के करीब मैंने वो मोटिवेशनल स्टोरी सबके साथ मैं मिला हूँ, उनके इंटरव्यू किया है। और बड़ी फ्रॉम रैग टू रिचेस, फ्रॉम अननोन टू नोन, फ्रॉम ऑर्डनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, या जो भी इसको आप कह लो। जो मेरा सेकंड चैप्टर है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके। उसमें मैंने 6000 ईयर की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना, उसमें जो मेन गेम चेंजर इवेंट्स हैं उनको मैंने डिस्क्राइब किया है। आपको खैर लंबी लिस्ट है, हर चैप्टर में 10 से 12 एसेज हैं, शॉर्ट एसेज। जो थर्ड चैप्टर इज़ माय फेवरेट, वो है एंथ्रोपोलॉजी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, कि हाउ कम कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, भी मैं क्लिक करूँगा मेरा मैसेज पूरी दुनिया में चला जाएगा। अब से 4000 साल सिर्फ पहले, हालांकि इंसान तो 1.5 लाख साल से, 4000 साल पहले वो स्टोन एज यूज़ करते थे, स्टोन टूल, बस नथिंग, स्टोन इज स्टोन। तो हाउ कम ट्रांसफॉर्मेशन कि इतने अरसे में हम स्टोन टूल से आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनोमिक्स और डिजिटल, कैसे। तो इस पे मेरे 10-12 स्टोरीज़ हैं सारी। और जो फिर मेरा चैप्टर है चौथा, दैट इज़ आर्ट्स। उसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और लिबरल आर्ट्स, उनके पे 2-2, 3-3 स्टोरीज़ है। और जो फाइनल मेरा चैप्टर था, जिसकी वजह से डिले हुई है थोड़ी सी बुक, वरना पिछले साल आ जानी थी, वो इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट है। ओके। ये जो है, दिस इज सॉरी स्पिरिचुअल। ये जो 4 चैप्टर्स थे, ये थे इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट। तो मेरी एक है फ्रेंड ही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखते हो कभी कभी स्पिरिचुअलिटी पे भी, तो एक इसका भी चैप्टर ऐड कर दो। तो वो फिर मैंने स्टोरीज़ को 10-12 उस पर सूफीज़म पे है, ओरिजिन ऑफ रिलीजन, देयर कंपैरेटिव एनालिसिस, इस टाइप के ना मैंने टॉपिक्स उसमें। और प्लस जो आपकी जो लाइफ है ना उसके बारे में, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ सक्सेस, इनका आपस में रिलेशन क्या है, कैसे आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, उसके असूल क्या होने चाहिए। तो उन पे मैंने कुछ लिखा है, स्टोरीज़ लिखी हैं। जिस तरह मेरी 2-3 अपनी थेरीज़ है, 2ST थेरीज़ है, 3Cs थेरीज़ मैंने, तो वो मैंने चैप्टर ऐड किया, उसके वजह से थोड़ी डिले हुई फिर। अच्छा, चलें इंशाल्लाह हम लोग इंतज़ार करेंगे कि जैसे आए तो मैं भी ज़रूर एक कॉपी लूँ और ज़रूर पढ़ूँ उसको। और बस आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि जो आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप चैरिटी वर्क इतना कर रहे हैं, आपकी जो जॉब है जिसकी
जो आपने मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई, तो मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज देखें, किसी भी डिज़ीज़ की अलामात क्या होती हैं, उसको पहचानना कि ये क्या है, और उसके बाद जब इंसान दुनिया से चला जाता है और उसके बाद उसकी डेथ के बारे में जानना कि ये नेचुरल थी या अननेचुरल थी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। यहाँ पे मैंने देखा है ज़्यादा जो डॉक्टर्स हमारे इतनी मेहनत करके बनते हैं, या तो वो जीपी बन जाते हैं। ख़वातीन तो ज़्यादातर यही करती हैं कि बस चलो अब घर के साथ साथ जो है मेरा जीपी चल जाएगा, या फिर हॉस्पिटल की जॉब्स इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इतनी मुश्किल हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ डॉक्टर, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, बट यू आर डूइंग रियली गुड वर्क माशाल्लाह। आप चैरिटेबल काम भी इतना अच्छा कर रहे हैं, आप ऑथर भी हैं, आपकी जो एक्चुअल मेडिसिन में जॉब है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके साथ साथ जो हमने हीरा मंडी के बारे में बात की, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाह रही थी कि अगर कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम में हैं और उनको हेल्प चाहिए, तो वो आपकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वहाँ पे पैदा हो गए सो दिस इज़ द एंड। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, अच्छी एक राह की तरफ लेके जा सकते हैं। और अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपसे कांटेक्ट करें। और मैं अपने देखने वालों से भी यही कहूँगी कि मेरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, और दुनिया में हम अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और जो भी आपने अभी, आई एम श्योर दिस इज़ नॉट इवन अ 10% वट एवर यू आर डूइंग। और जो हमने एक और चीज़ को टच किया, मैं चाहूँगी कि हम दोबारा से एक और पॉडकास्ट करेंगे उस बारे में ज़रूर बात करें। क्योंकि दो लड़कियां जब बैठ के बात करेंगी ना कि आदमी चीट क्यों करता है, तो वो सिर्फ वही कहेंगी जो उनका दिमाग कहता है। लेकिन अगर आप एक मर्द से बैठ के इस बारे में बात करते हैं, तो आई वॉन्ट टू लिसन, ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं। जरूर करेंगे जी, डेफिनेटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, हमें टाइम देने का, आप इतनी दूर से आए। इंशाल्लाह मैं दोबारा से आऊँगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई रोशनी के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।